आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वैसे तो त्रिलोकी जी के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो सब आ गई। ये राम सखा, ये शब्द कहाँ से आया, तो इसे समझना अच्छा है। जिंदगी में जरूरी कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर राम सखा की व्याख्या मैं करूँ तो आपको अच्छा ही लगेगा। राम जन्मभूमि को मुक्त कर रहा हो, ये लड़ाई तो अयोध्या की जनता 500 साल से लड़ रही थी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के ध्यान में ये बात 1983 में आई और 1984 में इस पर मंथन शुरू हुआ। उस मंथन में ये ध्यान में आया कि देश और उत्तर प्रदेश ये राम जन्मभूमि के बारे में कुछ जानता नहीं, थोड़े बहुत लोग जानते हैं। इसलिए जन जागरण करना चाहिए और जन जागरण का कार्य पहले लखनऊ के पूरब से, जहां हम बैठे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ से शुरू हुआ। परंतु उस काम को बीच में रोकना पड़ा। उसी कार्यक्रम के बीच में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो राष्ट्रीय शोक में कार्यक्रम को 1 साल रोक दिया गया। फिर जन जागरण शुरू हुआ। इसी बीच में ध्यान आया कि मुकदमों का अध्ययन करो। मुकदमे 1950 में दायर हुआ पहला मुकदमा, एक नागरिक के रूप में एक व्यक्ति ने दायर किया जो वकील भी थे। दूसरा मुकदमा रामदास जी महाराज की परंपरा के अखाड़े ने दायर किया 9 वर्ष के बाद 1959 में। तीसरा मुकदमा मुस्लिम समाज की ओर से दायर हुआ, लगभग 12 साल कह सकता हूँ, 1962 की दिसंबर में, 61 दिसंबर मुकदमे चलने लगे। विश्व हिंदू परिषद का प्रवेश हुआ 1984 में। 83 में तो इसको सुना, समझा, अध्ययन हुआ। तब विचार आया कि मुकदमों को भी देखो। बड़े बड़े वकील पुराने मुकदमों को लेकर बैठे। 3 मुकदमे बड़े इम्पोर्टेंट थे, 1950, 1959 और 1961। पहले 2 मुकदमे हिंदुओं के और तीसरा मुकदमा मुस्लिम समाज में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से। वकीलों का निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम इन मुकदमों को लेकर चलेंगे तो हार जाएंगे। ये तीनों मुकदमों में मुस्लिमों का मुकदमा जीत जाएगा, हिंदुओं के दोनों मुकदमे निरस्त हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे, कोई इन्हें राहत नहीं मिलेगी। अब ये बात विवाद में आ गई, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वकील इस पर अपनी बात कहने में चूके नहीं, उन्होंने लिख कर दे दिया। तो हमको तो उस समय की टीम, उनको तो मंदिर बनाना था, विजय प्राप्त करनी थी। तो विचार हुआ
नया मुकदमा तैयार करो। अगर अदालत स्वीकार कर लेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। और इस प्रकार पटना में बैठकर एक तीसरा मुकदमा लिखा गया। ये मुकदमा जुलाई 1987 को अदालत में प्रस्तुत हुआ। मुकदमा सीधे भगवान की प्रतिमा की ओर से भगवान को वादी बनाकर भगवान की ओर से रामलला के नाम से दायर हुआ। अदालत को मुकदमा स्वीकार करना पड़ा। सवाल ये खड़ा हुआ कि मूर्ति न बोलती है न चलती है, तो देवता का मुकदमा लड़ेगा कौन? कागज पर साइन कौन करेगा? अदालत में जैसे कोई नाबालिग 10 साल के बच्चे का मुकदमा अदालत में आप दायर कर दें तो कोई ना कोई उसका गार्जियन, उसका वारिस बनेगा और वो मुकदमा लड़ेगा। बिल्कुल यही बात यहाँ थी। हिंदू परंपरा में मूर्ति ये नाबालिग मानी जाती है और ये ऐसी मूर्ति है जो 1000 साल बाद भी नाबालिग ही रहेगी। तो ये नाबालिग का मुकदमा कौन लड़े? एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, रिटायर हो गए थे, देवकी नंदन अग्रवाल। उन्होंने ये मुकदमा दायर कर दिया। बैठ गए। जज ने पूछा कि मुकदमा कौन लड़ेगा? तो सामने बैठे थे देवकी नंदन अग्रवाल और अन्य वकील। वो कहने लगे, हुजूर जिसे आप कहेंगे वो लड़ेगा। अदालत ने देवकी नंदन अग्रवाल को ये अधिकार दिया, आप मुकदमा भगवान का लड़िए, गार्जियन को होगा। इस गार्जियनशिप को अदालत ने अंग्रेजी में नेक्स्ट फ्रेंड शब्द दिया। नेक्स्ट फ्रेंड। अब इसकी हिंदी क्या हो तो उसकी हिंदी बन गई राम सखा। अभिन्न मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड अभिन्न मित्र। तो अभिन्न मित्र अच्छा नहीं माना गया और अदालत में राम सखा बोल दिया गया। देवकी नंदन अग्रवाल जी जब बहुत अस्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा, भाई मेरी जगह किसी और को ये दायित्व सौंपो, अब मैं बार बार इलाहाबाद से लखनऊ नहीं आ सकता। तो शायद बस्ती के रहने वाले थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, ठाकुर प्रसाद वर्मा पुरातत्ववेत्ता थे, प्राचीन लिपि पढ़ने के जानकार माने जाते थे। सोचा गया इनसे निवेदन किया जाए। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, अदालत ने भी स्वीकार कर लिया। देवकी नंदन अग्रवाल ने उनका नाम प्रस्ताव कर दिया और वो राम सखा बन गए, नेक्स्ट फ्रेंड। वो भी वृद्ध होने लगे। अब बड़ी समस्या, अब कौन राम सखा बने? आपको जानकारी में जानूं, त्रिलोकीनाथ पांडे पहले दिन से अदालत के एक एक कदम की जानकारी रखते थे। 365 दिन अगर अदालत चलती थी तो 365 दिन अदालत में बैठे रहते थे। मुस्लिम पक्ष के वकील भी उनको जानते थे कि ये रामलला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए यहाँ बैठा है। वकील नहीं थे त्रिलोकीनाथ पांडे, कार्यकर्ता थे। उनके सहपाठी जानते होंगे कि वो शायद वकील नहीं थे। नेक्स्ट फ्रेंड किसको बनाया जाए, उच्च न्यायालय इसमें कोई निर्णय नहीं कर पाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, 3 जजेस, उन्होंने ये दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट जिसको कहे वो राम सखा
पहुंच गई। तब ये हुआ कि एक बार कोशिश करो, त्रिलोकीनाथ पांडे को ही कहो कि एप्लीकेशन दे दो। और त्रिलोकीनाथ पांडे की ओर से राम सखा बनने के लिए मैं तैयार हूँ, एप्लीकेशन दे दी गई। दूसरी कोई एप्लीकेशन आई नहीं। सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से जो बड़े प्रभावी वकील थे जफरयाब जिलानी, अब वो मर चुके हैं, तो जफरयाब जिलानी कोर्ट में मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय के बेंच ने जफरयाब जिलानी को पूछा, ये एप्लीकेशन आई है, आपकी कोई आपत्ति है? जफरयाब जिलानी कहते हैं, रोज मुकदमे तो यही पैरवी करता है और मेरे इनसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ पांडे को रामलला का मुकदमा लड़ने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। अंग्रेजी में नेक्स्ट फ्रेंड और हिंदी में उसी को राम सखा। और ये मुकदमा जब तक चलेगा, भगवान की ओर से कोई एप्लीकेशन दी जानी है, कहीं सिग्नेचर करने हैं, तो राम सखा करने के लिए अधिकृत कर दिए गए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ जी के साथ ये राम सखा शब्द जुड़ गए। शायद राम जन्मभूमि प्राप्त करना, मुकदमे जीतना और त्रिलोकीनाथ पांडे दोनों एकाकार हो गए, वो दो नहीं रहे। मुकदमे की देखभाल करने का एक ही एग्जाम्पल हो सकता है छाया। मनुष्य के पीछे पीछे छाया चलती है, अगल बगल आगे चलती है, लेकिन छाया मनुष्य को छोड़ती नहीं। ऐसे मुकदमे को त्रिलोकी जी ने देखा। मैं एक प्रसंग बता देता हूँ और अपने को यही रोकता हूँ। वकील लोग बैठते रहते थे। हम कभी भी किसी होटल में नहीं बैठे, या तो लखनऊ विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में बैठते थे अथवा किसी वकील के घर इकट्ठे बैठते थे। तो प्रयागराज में देवकीनंदन अग्रवाल जी के घर में बैठने का तय हो गया। देवकीनंदन जी के घर हमारा आना जाना बड़ा सहज था। उनकी धर्मपत्नी बहुत स्थूल थी, वो हिल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। तो त्रिलोकी जी की आदत थी, जिस दिन मीटिंग होती थी उससे एक दिन पहले पहुंचना, तैयारी करना, देखना। यही व्यवस्था का एक सबसे अच्छा गुण है। कार्यक्रम अगर आज है तो 2 दिन पहले पहुंच जाओ, सब देखो। त्रिलोकी जी घर में प्रवेश कर गए, आवाज लगाई, जज साहब, जज साहब। तो सेवक, अब जब मुकदमा आगे बढ़ने लगा तो किसी ने सलाह दी, लड़ाई करने के पहले अगर मध्यस्थता बातचीत से मामला हल हो जाए, मीडिएशन एक प्रकार की हमारे लिए एक अनोखी बात थी। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, इसलिए टाल नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। तो ये हुआ पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ मध्यस्थता कमेटी के सामने प्रस्तुत होते थे। तो राम लला की ओर से राम सखा के रूप में त्रिलोकी पांडे उपस्थित होते थे। 3 लोगों की कमेटी थी। उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, एक चेन्नई उच्च न्यायालय के बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता थे और एक साधु थे, श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग। लगभग 4.5 महीने तक वार्तालाप हुआ, बड़े प्रेम से होता था। आखिरी वार्तालाप दिल्ली में हो रहा था।
त्रिलोकी जी और हम इकट्ठे रहते थे, तो त्रिलोकी जी को कौन सी प्रेरणा हो गई जब उन्हें कहा गया पांडे जी को सलाह दीजिए, तो जैसे पांडे जी का 4 महीने का गुस्सा भरा हुआ फूट पड़ा और बड़ी जोर से बोले, आपने हमारे 4.5 महीने बर्बाद कर दिए, कल से हम आपका मुंह नहीं देखने आएंगे, आप आज से रद्द करिए। उसी रात को लिखकर दे दिया गया मीडिएशन नॉट पॉसिबल। ऐसा देवी भगवती जग गई और ऐसी वाणी बोली सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख और एक एडवोकेट के सामने कि तुमने हमारे 4.5 महीने बर्बाद कर दिए, कल हम तुम्हारा मुंह देखने नहीं आए, बंद करो। ये त्रिलोकीनाथ पांडे। इस प्रकार उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करने का मार्ग खोल दिया। 40 दिन उसी काल में त्रिलोकी जी बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या करें, तो ये हुआ कि इनका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, अन्यथा तो ये पैरों से अपंग हो जाएगा। ऑपरेशन ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में हुआ। देश के बड़े जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर काले ऑपरेशन किया। उन्होंने बताया भी कि इतने दिनों में आप चलने फिरने लगेंगे, चलने फिरने भी लगे और इसके कारण बैत लेकर ही मीडिएशन कमेटी में भी आते थे, सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में भी जाकर बैठते थे। बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, चढ़ जाते थे। निर्णय जैसा आया आपको सब पता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार एक प्रबंध समिति बनाए, स्कीम ऑफ मैनेजमेंट एक ट्रस्ट बनाए, वो बनाया गया। काम शुरू हुआ, तब तक त्रिलोकी जी लगभग व्हील चेयर पर आ गए। हमारी कोशिश रहती थी कि जिस आदमी का जीवन इसी मुकदमे में चला गया, मंदिर निर्माण के हर पहलू में इनको कहीं ना कहीं चाहे कुर्सी पर बैठाकर उठाकर ले जाया जाए, लेकर चलो जाते थे। और ठीक ही कहा, 5 अगस्त 2020 जब प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन करके काम का श्री गणेश किया, उस दिन उनको वहाँ बैठाया गया। चलने में बहुत असमर्थ हो गए थे। मेरे विचार से राम जन्मभूमि का वो अंतिम कार्यक्रम था जिसमें वो उपस्थित रहे, 5 अगस्त 2020। उसके बाद शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा। उनका अपने ऊपर ही नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया और 24 सितंबर 2021 को ऐसा ही है 21, हाँ 22, 23, 24 सितंबर 2021 को उनका शरीर शांत हो गया। लेकिन जो जोश था वाणी में, वो जोश कम नहीं हुआ और इस प्रकार वो मुकदमे में एक रूप हो गए। हमारे सामने सवाल था, मुकदमा कौन देखेगा। 2 बड़े इम्पॉर्टेंट काम थे और 2 कार्यकर्ता थे। अशोक जी, कई लोग बैठे थे, सब अपनी राय दे रहे थे, इस काम में ये कार्यकर्ता ठीक हो जाएगा, इस काम में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की इच्छा थी मुकदमा त्रिलोकी पांडे को सौंप दो, जीत कर ही आएगा, वकील नहीं है। और अंततः मुकदमा त्रिलोकी जी को देखने के लिए कहा गया और फिर मुकदमे के कागजों में क्या लिखा है वो सुन सुन कर उन्हें याद रहता था।
वकील की चर्चा कर सुनते सुनते बता देते थे, नहीं वकील साहब ऐसा नहीं, मुझे तो ये बताया गया है, ऐसा लिखा है। इतना वो ध्यान रखते थे, इतना एक रूप हो गए थे। उनकी स्मृति को याद करने का मुझे अवसर मिला, मैं भी आभारी हूँ। अंदर तो ये बिना कुछ संकोच किए दरवाज़ा खोला तो जज साहब शौचालय की अपने हाथ से सफाई कर रहे हैं। इन्होंने एकदम अरे अरे जज साहब आप ये क्या कर रहे हैं? जज साहब के हाथ से शौचालय के साफ करने के सारे पुरुष अपने आप ले लिए। उनको कहा आप बाहर चलिए तो हम करेंगे, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता के समान हैं। इस प्रकार मुकदमे की तैयारी में मुकदमे के साथ एकाकार हो गए। फिर दो नहीं रहे, मान अपमान, हानि लाभ, रोटी मिली कि नहीं मिली, नींद हुई कि नहीं हुई, इसका विचार ही समाप्त हो गया। इस प्रकार वो एकाकार हो गए। जेहि विधि रहे राम ताहि विधि, ऐसा उन्होंने मुकदमे को देखा। कोई भी वकील, मैं और कहूँ, सिविल और क्रिमिनल दो तरह के मुकदमे चल रहे थे। ढांचा गिराने का अपराध का मुकदमा 49 व्यक्तियों पर चलाया गया, जिसमें अडवाणी जी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, त्रिलोकी पांडे नहीं थे, विद्यार्थी भी थे, गोपालगंज का एक नौजवान लड़का था 18 साल का। दोनों मुकदमे देखना, वकील है ही नहीं वो। जितने वकील थे, कोई वकील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक नहीं था, एक भी नहीं था। लेकिन किसी न किसी के परिचय से समाज का कोई न कोई व्यक्ति ढूंढा गया, उसको निवेदन किया गया और उसने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। कभी ये बात ही नहीं हुई कि मुकदमे की पैरवी में पैसा कितना दोगे। शायद अगर पैसे की बात चलती तो ये मुकदमा हम लड़ ही नहीं सकते थे। संभव ही नहीं था कि हम मुकदमे में वकीलों की फीस दे सके। परंतु भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न विचार, अलग अलग क्षेत्रों के सारे वकीलों के बीच में हंसते खेलते बैठना, ठहाका लगाकर बात करना और सबके विचार सुनकर सबकी कॉमन राय बनाकर आगे बढ़ना, ये तो ये अनुकरण की बात है। प्रशंसा वाली से तो कुछ होना नहीं, ये तो वो ही कर सकते हैं। इस मुकदमे की शुरुआत ढांचा गिरने के बाद लगभग 1993 से हो गई और 1994 के बाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में मुकदमे की नियमित सुनवाई होने लगी, जो 30 सितंबर 2010 तक चली। प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन होता है। शनिवार की भी छुट्टी नहीं होती थी। 3 जज बैठते थे तो सवेरे 10 बजे से बैठना शुरू किया, 10:30 बजे से कार्रवाई शुरू की, शाम के 4 बजे तक बैठते। मुस्लिमों के साथ भी बराबर की दोस्ती रखते थे, जबरियात की नहीं, बराबर की दोस्ती। एक मुस्लिम पैरोकार अयोध्या के थे, बहुत गरीब, तो उसके घर जाया करते थे, उसको अपने साथ बैठाकर, कौन अंसारी था? हाशिम अंसारी, उसको अपने साथ बैठाकर ले जाया करते थे। कहते थे गरीब है कैसे जाएगा, मेरी कार में एक जगह खाली है, लड़ाई अलग चीज़ है,
और ये तो मनुष्यता है, दोस्ती है। सबके साथ मेलजोल रखना। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, सरकार के जो अधिकारी गवर्नमेंट ने मुकदमे के साथ जोड़े थे, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ उनकी दोस्ती थी। किस आदमी का कहाँ उपयोग होगा, किसके हाथ में दस्तावेज है वो सुरक्षित रहे, कहीं चले ना जाए, कोई कागज खोया ना जाए, इसके लिए सबसे दोस्ती रखते थे। 30 सितंबर 2010 के बाद मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। 2011 के आसपास, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 सर्वोच्च न्यायालय में कोई निर्णय नहीं हुआ कि मुकदमा कैसे सुना जाए, क्योंकि लगभग 25,000 कागज दस्तावेज थे जिनको एक ने या दो ने पढ़ना था, और वो दस्तावेज हिंदी में थे, संस्कृत में थे, उर्दू में थे, फारसी में थे, गुरमुखी में थे, फ्रेंच में भी थे, फ्रांस की भाषा और अंग्रेजी में भी थे। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी, जब तक सबका अनुवाद अंग्रेजी में ना हो जाए तब तक मुकदमा ही नहीं चल सकता। ये कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मुख्यमंत्री बनते ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ट्रांसलेशन कराने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, 4 महीने